नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारी एक टेस्ट सीरीज एक श्रृंखला चल रही थी जिसके अंतर्गत मैं आपको हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो है संपूर्ण कोर्स करवाने वाला था। उसी कड़ी में हमारा जो है सूफी काव्य चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, और कोशिश कर रहा हूँ कि सूफी काव्य खत्म होने के बाद या भक्ति काल खत्म करवाने के बाद जितना जल्दी हो उसके बाद काव्य शास्त्र प्रारंभ करेंगे आधुनिक काल प्रारंभ करने से पहले। साथ साथ में हमारे कड़ियाँ भी चल रही हैं, वो भी आप जान रहे हो, एक रोजाना एक गद्य लेखक वो भी आ रहे हैं लगातार ट्रिक सहित। तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधे आते हैं बात पर और देखते हैं जायसी की हम बात करते हैं। तो जायसी जो है आरपीएससी हिंदी व्याख्याता में विशेष रूप से लगे हुए हैं, ठीक है ना। आरपीएससी हिंदी व्याख्याता में विशेष रूप से लगे हुए हैं। तो इनके बारे में जितनी अधिक जानकारी हो सकती है आपको मतलब मालूम होनी चाहिए या आप इकट्ठी कर लें, और जितनी अधिक से तात्पर्य है कि जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में लिखी गई है, आप कोई थीसिस या कोई शोध ग्रंथ उठाकर ना देखें, या विशेष रूप से जायसी पर किसी ने कुछ लिखा है तो उसको भी इतना उस तरह से न उठाकर देखें, क्योंकि उसमें तो जायसी पर पूरी किताब लिखी होगी। तो ऐसा नहीं देखना है हमें क्या करना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास देखने। मैंने वैसे पूरी कोशिश की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का, गणपति चंद्र गुप्त का, बच्चन सिंह का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, ये लगभग जो अभी चल रहे हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहाँ से मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण सामग्री है या महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है इस पीडीएफ के माध्यम से। तो और मतलब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं से कोई विशेष रूप से कुछ मिलता है तो आप ज़रूर देख लें उसको, ठीक है ना। और रही बात आरपीएससी हिंदी व्याख्याता की, उसके अलावा भी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सूफी काव्य से प्रश्न आएगा तो अधिकतर जो है लगभग 70% ये चांस रहते हैं कि अगर सूफी काव्य से कोई प्रश्न आएगा तो वो जायसी से ही आएगा। अगर सूफी काव्य से कोई प्रश्न आएगा तो वो 70%, 70 के 80-90 तक ये मानो कि वो जायसी से आएगा, क्योंकि सूफी काव्य के मतलब ये मानो कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बाकी सभी एक तरफ और जायसी एक तरफ, इतने महत्वपूर्ण कवि है जायसी। तो देखते हैं जायसी की जो प्रमुख रचना थी पद्मावत है। 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई थी। विशेष रूप से हम पद्मावत के बारे में ही पढ़ेंगे, और जिसमें 7 अर्दालियों के बाद में एक दोहे का प्रयोग किया गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है ना, संकलित गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इसमें इसकी जो शैली है वो भारतीय ही है, मसनवी शैली नहीं है, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। और वैसे अगर पूछा जाए तो मसनवी शैली ही हम मानेंगे, क्योंकि अधिकतर विद्वानों ने मसनवी शैली ही माना है, क्योंकि अधिकतर विद्वानों ने क्या किया, शुक्ल का ही अनुकरण किया है। तो शुक्ल ने इनकी शैली जो है वो मसनवी शैली मानी है, जिसके अंदर सबसे पहले ईश्वर वंदना होती है, फिर वहाँ के राजा की वंदना होती है, फिर वहाँ जिसके वो रह रहे हैं वहाँ की वंदना होती है, फिर कोई अन्य कोई पूजनीय जो रहता है उसकी वंदना, फिर स्वयं की मतलब स्वयं के बारे में बताता है लेखक। तो ये मसनवी शैली रहती है। तो इसमें 7 अर्दालियों के बाद में दोहे का प्रयोग किया गया है, जिसे कड़वक भी कहते हैं, धत्ता देना भी जिसे कहा जाता है। ये सारी बातें आप थोड़ी थोड़ी याद रखने का प्रयास करेंगे। पद्मावत, वही पद्मावत महत्वपूर्ण रूप से, और रूपक की बात करते हैं तो इसमें शुक्ल ने रूपक की भी बात कही है कि इसमें रूपक तव का जो है विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे रतन सेन के लिए मन का प्रतीक का प्रयोग किया गया है, और पद्मावती के लिए जो है बुद्धि का प्रयोग किया गया है, सात्विक बुद्धि का, और जो नागमती है उसके लिए जो संसारिक बुद्धि है उसका प्रयोग किया गया है। राघव चेतन के लिए शैतान का प्रयोग किया गया है, अलाउद्दीन के लिए माया का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके बारे में गणपति चंद्र गुप्त भी कहते हैं कि आचार्य शुक्ल ने जो रूपक का आरोप किया है वो वास्तव में सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार का नहीं है, सूफी काव्य से संबंधित था। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि पद्मावत की रचना जो थी वो सूफी मत के प्रचार के लिए हुई थी, लेकिन जो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि ऐसा नहीं था, सूफी मत के प्रचार के लिए नहीं थी। इसके लिए वो एक बहुत बड़ा तर्क देते हैं गणपति चंद्रगुप्त। ये जो तर्क है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में संकलित है।
तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सूफी मत का प्रचार, अगर उन्होंने सूफी मत का प्रचार करना होता तो वो कहानी अलग तरह से लेते, वो रतन सेन को लेते हैं, वो पद्मावती को लेते हैं, एक भारतीय ऐतिहासिक कहानी को लेते हैं जिसका जो पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक भी है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि एक जो नायक है वो योगी वेश में निकलता है और उसके साथी जो है वो भी योगी वेश में है, युद्ध में उसकी जो सहायता करते हैं वो शिव है, हनुमान है। इस तरह से भारतीय देवी देवताओं को लिया जाता है, भारतीय परंपरा का ही निर्वाह किया जाता है, मिलन भी शिव मंदिर में ही करवाया जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ, ऐसी प्रक्रियाएं, अगर सूफी मत का प्रचार करना होता तो वो ऐसे प्रतीक जो है वो नहीं लेते, इन सब को सम्मिलित नहीं करते। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन जो है उसको खलनायक बनाया है या उसको माया बनाया है, ठीक है ना। तो वो अपने जाति भ्राता, क्योंकि वो भी मुसलमान थे, वो भी मुसलमान थे, तो अपनी जाति भ्राता को इस तरह से शैतान के रूप में वो कैसे मतलब वर्णित कर सकते हैं, अगर वास्तव में उन्होंने सूफी मत का प्रचार करना होता तो ऐसा नहीं था। उनकी जो शैली थी वो भारतीय थी और वास्तव में उन्होंने काव्य लिखा था और हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक करने का प्रयास किया था। जैसे ये सारी बातें पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको एक समरी दिखा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना वो फिल्म आने से पहले टीजर आता है और उसके बाद ट्रेलर आता है, तो ये टीजर तो नहीं है लेकिन ये ट्रेलर है, ठीक है ना। टीजर तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ये ट्रेलर है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या पढ़ने, हम बहुत पढ़ने वाले हैं, शुक्ल नगेंद्र सारी बातें पढ़ेंगे। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि परोक्ष सत्ता की एकता का कार्य जो था वो कबीर ने कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन धरातल पर जो एकता का कार्य था वो जायसी ने पूरा किया था। कहने का तात्पर्य कि परोक्ष सत्ता जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब ईश्वर की जो सत्ता थी, वो कह रहे थे कि ईश्वर एक है, हिंदू मुस्लिम सभी का ईश्वर एक है, तो उसको तो उन्होंने एक कर दिया था। लेकिन जो वास्तविक धरातल है, संस्कृति जो है सबकी एक जैसी होनी चाहिए, सब लोगों को एक जैसा रहना चाहिए, एक तरह से एक ही तरीके से, ठीक है ना, मिलजुल कर, तो उसकी जो जरूरत थी वो जायसी ने की थी। क्योंकि जायसी ने क्या किया, जो शैली है उसमें भी अरबी फारसी शैली का भी प्रयोग किया है, मसनवी शैली का भी साथ में प्रयोग किया है, साथ में जो पद्धतियाँ हैं, जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, वो फारसी जो कथानक रूढ़ियाँ हैं, जो ईरानी कथानक रूढ़ियाँ, उनका भी प्रयोग किया है, भारतीय कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया है, और जो भाषा है वो अवधि ली है, लिपि जो है वो फारसी ली है। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि सांस्कृतिक भी कहीं ना कहीं मिलन इसका किया है। तो ये सारी बातें शुक्ल ने की है। देखते हैं, पढ़ते हैं। जायसी जो है, जायस के रहने वाले थे इसलिए जायसी हो गया। मलिक इनकी उपाधि थी, मोहम्मद इनके लिए प्रसिद्ध था इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी हो गया। जायसी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जायस क्षेत्र के रहने वाले थे इसलिए इनका नाम जायसी पड़ गया, ठीक है ना। और मलिक, मलिक इनकी जो है पैतृक उपाधि थी इसलिए मलिक लग गया। और मोहम्मद इनको विशेष रूप से कहा जाता था, ये प्रसिद्ध था, इनका नाम जो प्रसिद्ध था वो मोहम्मद था, इसलिए इनका नाम हो गया मलिक, मोहम्मद और जायसी। मतलब मलिक इनकी उपाधि, मोहम्मद इनका नाम और जायसी जिस क्षेत्र के ये रहने वाले थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम पड़ जाता है। शेख मोहिंदी जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, वो इनके गुरु थे, ठीक है ना। तो देखते हैं कहानी को, पद्मावत वाली कहानी जो सारी इसी में पढ़ेंगे आगे चलकर। मलिक मोहम्मद जायसी की हम बात करते हैं तो जायसी का जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1492 ईस्वी में इनका जो है वो जन्म माना जाता है। कब माना जाता है इनका जन्म जो है? इनका जन्म जो है 1492 ईस्वी माना जाता है। निधन जो है 1542 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान जायस क्षेत्र था, रायबरेली उत्तर प्रदेश। कहाँ? रायबरेली उत्तर प्रदेश में जायस क्षेत्र। जायस स्थान से होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा था, कोई समस्या नहीं है। मलिक जो है इनकी पैतृक उपाधि थी। मलिक जो है वो क्या थी प्यारे बच्चों? वो इनकी पैतृक उपाधि थी। बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था। भैया बात ऐसे है कि वास्तव में क्या ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतने सारे नाम और इतने सारा ये सब कैसे करते थे, परेशानियां छोड़ गए हमारे लिए, लेकिन परेशानियां नहीं है ये। एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों ने इसका स्तर बढ़ाया है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि बच्चे तो कंप्यूटर बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं हम भी उनके बीच में स्टेबल हो सकें, इसलिए हमारा ज्ञान भी कहीं न कहीं कम से कम अपने विषय का ज्ञान तो होना चाहिए कि जहाँ भी हम जाएं। और वैसे भी आपको बता दूं कि न केवल ये आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं, जो विषय का ज्ञान होता है न केवल आपका सिलेक्शन करवाता है, बल्कि उसके बाद भी समाज में आपके महत्व को बढ़ाता है। पहली बात तो आप जॉब लग जाते हैं तो वैसे ही समाज में आपका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। और मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है,
चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कि जहाँ वो बैठे उसको महत्व दिया जाए। ये उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर कोई साधु संत भी है, ठीक है ना, किसी भी विचारधारा का है, किसी भी धर्म को मानने वाला, लेकिन ये बात सही है कि वो चाहता है कि जहाँ भी वो बैठे उसको महत्व दिया जाए। और अगर आप भी चाहते हो जीवन में, क्योंकि अभी जब युवा है, जब हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस दौरान इतना नहीं होता। उस दौरान हम क्या सिर्फ एंजॉय में मस्त रहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा महत्व किया जा रहा नहीं, क्योंकि हम ऐसे एक ग्रुप से घिरे रहते हैं जहाँ हमें न तो हमें किसी को महत्व देना होता है और न हम किसी से महत्व की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों के साथ हम रहते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। लेकिन जब जैसे ही हम परिवार में जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम ऐसा ग्रुप हमें नहीं मिलता है। वहाँ हम एक ऐसे ग्रुप में रह रहे होते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हमें महत्व दिया जाए, ठीक है ना, हमारी बात का महत्व समझा जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको सक्सेस होना जरूरी होगा, क्योंकि अनसक्सेस व्यक्ति की बात को महत्व कोई नहीं देने वाला है। आप भी नहीं दोगे, मैं भी नहीं दूंगा, कोई नहीं देने वाला है। इसलिए सक्सेस होना जो है वो जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अंदर, और बहुत फर्क पड़ता है। अभी आप युवा है तो उस वक्त इतना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे ना तो बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी से तैयार हो जाइए और अपने आप को तैयार कर लीजिए, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा लीजिए, सफल हो जाइए। अगर सफल नहीं हुए तो महत्व नहीं मिलेगा, और बिना महत्व के जीवन जो है बड़ा निराश और कष्टपूर्ण लगता है, ठीक है ना। बता नहीं सकते, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं। मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी। बचपन का नाम इनका मलिक शेख मुंसफी था। प्रसिद्ध नाम इनका मोहम्मद है। पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है। सुन लिया, ठीक है ना, पूरा नाम इनका मलिक मोहम्मद जैसी है। तो ऐसा है भैया, तैयारी कर लो। अगर नहीं तैयारी करोगे तो हमारे इधर राजस्थान में मारवाड़ी में है कि फोड़ा देखना पड़ेगा भैया। फोड़ा मतलब विभिन्न कठिनाइयों का, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के सामने करने पड़ेंगे अगर नहीं लगे तो। इसलिए जितनी ताकत हो सकती है सारी लगा दीजिए और तैयारी कर लीजिए। गुरु इनके प्रसिद्ध, गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? गुरु इनके थे प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन, ठीक है ना, मोहिद्दीन। गुरु परंपरा से संबंधित एक पद भी है इनका। कौन सा पद है? याद रख लेना। क्यों याद रख लेना? जितना हो सके एक लाइन ट्रिक बना के, 2 लाइन ट्रिक बना के, किसी तरह से भी याद रखो, करना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि ये पद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए। सैयद अशरफ पीर प्यारा, सैयद अशरफ पीर प्यारा, जय मोहि पंथ दिन उजियारा, गुरु मेहदी सेव कमे सेवा, चले उताइल जही कर खेवा। एक तो गुरु मेहदी, गुरु मेहदी से आपको याद रह जाएगा। अगर ये पूरी पंक्ति आ जाती है तो गुरु मेहदी से याद रह जाएगा कि जैसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिद्दी थे, तो गुरु मेहदी, इससे याद रह जाएगा। दूसरा सैयद अशरफ पीर प्यारा, ये भी याद रख सकते हो कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, सैयद अशरफ पीर प्यारा, इस बात को भी आप याद रख सकते हो। जैसी शारीरिक रूप से कुरूप थे, इनके चेहरे पर चेचक, एक आंख से अंधे व कुबड़पन भी था। कान्हे जिसे बोलते हैं, कान्हे भी ये थे, कुबड़पन भी था। अन्य जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पद्मावत है, जानते ही आप, इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। चित्ररेखा है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है और मसलनामा है। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम विस्तार से। बड़ी क्लास होने वाली है, तैयार हो जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जायसी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसमें से 100% पूछा जाएगा। इस पर किसी प्रकार की कोई आप शंका जाहिर नहीं कर सकते हैं। चाहे तो पिछले पेपर उठाकर देख लेना, मैं तो देख कर ही पढ़ाता हूँ, पिछले पेपर उठाकर देख लेना, उसमें आपको जायसी वैसे के वैसे ही तैयार मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जायसी जो है ये हिंदी से संबंधित या साहित्य से संबंधित जहां भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जायसी के एक प्रश्न आपका 100% पढ़ने वाला है। आचार्य शुक्ल ने इनकी एक अन्य रचना नेनावत का भी उल्लेख किया है, जो पीछे रचनाएं बता चुके हैं। इसके अलावा जो है शुक्ल ने इनकी एक और रचना है जिसके बारे में ज़्यादा हम कहीं पढ़ते नहीं है, लेकिन नेनावत। अब ऐसा होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है सिर्फ 99 रुपये में है। नगेंद्र की भी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, सिर्फ 99 रुपये में। और वो टेस्ट सीरीज क्या है? बच्चों को चाहिए टेस्ट सीरीज पीडीएफ वाली। और पीडीएफ वाली क्या टेस्ट सीरीज होती है? ठीक है ना, पीडीएफ वाली कौन सी टेस्ट सीरीज होती है? आप वीडियो देखो ना, 99 रुपये में आपको 50 वीडियो मिलने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। 50 वीडियो का मतलब है कम से कम 90 घंटे की क्लास होने वाली है, सवा घंटे की क्लास है। प्रत्येक चीज को विस्तार से बताया गया। आप एक बार 99 रुपये वाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टेस्ट सीरीज या नगेंद्र की टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लिखा ना नेनावत, वैसे तो मैं पढ़ा भी रहा हूं,
सारी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ। आचार्य शुक्ल और नगेंद्र के इतिहास से तो मैं जरूरी सामग्री उठाता हूँ, लेकिन ये जैसे नैनावत लिखा हुआ है, अचानक आ जाता है नैनावत, आप कोई भी गाइड उठा के देख लेना, ठीक है ना, आपको नैनावत नहीं मिलेगा। कारण फिर हम वहाँ पेपर में आता है, हम देखते हैं अरे नैनावत कहाँ से आ गया, तो पता चलता है कि अरे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में था, ठीक है ना। मैं आपको विचलित नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, आजकल तो गाइडों में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से सामग्री ली जाती है नगेंद्र से ही, लेकिन फिर भी सीमित रहती है ना, गाइड का क्षेत्र जब वो सीमित है तो वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज लीजिए, आपको लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा आचार्य रामचंद्र, ये लेने के बाद एक सरसरी निगाह मारना आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास, आपको लगेगा कि हर चीज याद है आपको। इस तरह से वहां रट्टा मरवा दिया जाएगा। वैसे भी आप एक रोजाना एक गद्य लेखक का पढ़ ही रहे हैं, देख रहे नहीं देख रहे तो आप देख ले, रोजाना एक गद्य लेखक आता है दिन में, ठीक है ना, उसको देखें, उसमें देखना किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। तो उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मैंने रट्टा मरवा रखा है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज जो है सिर्फ 99 रुपये मिल रही है, वीडियो है लगभग 50 वीडियो आपको कम से कम मिलेंगे, कम से कम 50 वीडियो सिर्फ 99 रुपये, ठीक है ना। एक बार शेरशाह देखकर, एक बार शेरशाह इन्हें देखकर, किन्हें भी, जायसी को देखकर अब कुब्बड़ निकली हुई है, एक आंख से काने हैं, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर शेरशाह, क्या शेरशाह के काल के थे, ये तो हमें पता ही है। जायसी जो थे किसके काल के थे, शेरशाह के काल के थे। जैसे उस्मान जहांगीर के काल के थे, वैसे ही जायसी शेरशाह के काल के थे। कब रची गई थी, 1540 ईस्वी इनका काल माना जाता है, ठीक है ना। इन्हें देखकर हंसे थे, तब इन्होंने कहा था मोही का हंसे ही की कोहरे। अब आ जाए कि मोही का हंसे ही, अब हंसने वाली बात जैसी आएगी तो आपको याद रखना चाहिए कि हंसने वाली जो घटना है वो किसके साथ हुई थी, जायसी के साथ हुई थी। जायसी को देखकर कौन हंसा था, शेरशाह हंसा था। कौन हंसा था, जायसी को देखकर शेरशाह हंसा था। तो जायसी ने उसका जवाब क्या दिया था कि मोही का हंसे ही, ठीक है ना, कि कोहारी। वो कह रहे हैं कि मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। जायसी ने ऐसा स्पष्ट जवाब दिया था कि मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे, अर्थात उस ईश्वर पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो शेरशाह उसी वक्त चुप हो गए थे, उनको कोई जवाब नहीं आया था। अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार ईश्वर पर। जायसी ने मसनवी शैली में पद्मावत की रचना करते हुए शाह वक्त की प्रशंसा की। मसनवी शैली में जैसे मैं आपको बता चुका, मसनवी शैली में सबसे पहला शाह वक्त, उस वक्त का जो शहंशाह है उसकी जो है उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखी जाती थी, नहीं तो फाड़ दी जाती थी या जला दी जाती थी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि ये जरूरी था, उस समय उस राजा के बारे में लिखना जरूरी था। तो वही इन्होंने लिखा था शाही वक्त के बारे में। किसने, जायसी ने। क्या लिखा था, शेरशाह दिल्ली सुल्ताना चारू खंड तपई जस भानु। क्या है, हाँ, शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारू खंड तपई जस भानु। अब हमें तो याद हो जाती है, इस तरह से आपको क्या कि याद रखने, शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारू खंड तपई जस भानु। अब ये जो सुल्तान वाली है ये इंद्रावती में भी की गई है प्रशंसा। तो ये सारी की सारी मैं एक बार आपको एक साथ ही लेकर आऊंगा। मैं फिर बता देता हूं, आप वो क्लास जरूर देखना, ठीक है ना। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारू खंड तपई जस भानु, ओई छाज राज और पाटू, सब राजा मुई धरा ललाटू। सब राजा मुई धरा ललाटू, ठीक है ना, सब राजा मुई भूई। भी सब ने अपने मस्तक है जो धरती पर रख रखे उनके सामने। किसके, शेरशाह के सामने, ठीक है ना। शेरशाह दिल्ली का सुल्तान है जो चारों तरफ, ठीक है ना, चारों खंडों में चारों तरफ क्या है, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। याद रख लेना कौन है, जायसी। जायसी क्या लिखते हैं कि शेरशाह दिल्ली सुल्ताना चारू खंड तपई जस भानु। सुल्ताना नहीं, सुल्तानु। जायसी ने अपनी रचना आखिरी कलाम में मुगल सम्राट बाबर का भी नाम लिया है। जो आखिरी कलाम है वो किससे संबंधित है, आखिरी कलाम जो रचना है वो किससे, बाबर से। किससे, बाबर से। बाबर का नाम लिया गया है, ये ध्यान रख लेना। बाबर का जो वर्णन है वो किस रचना में हुआ है, आखिरी कलाम में हुआ है। शेरशाह का किस में हुआ है, पद्मावत में हुआ है, ठीक है ना। जायसी सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, कोई समस्या नहीं है, फकीर तो थे ही थे, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, अब देख लीजिए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, सारे लेकर आऊंगा, चिंता न करें। जो गणपति चंद्र गुप्त है इसका मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का और गणपति चंद्र गुप्त का, ठीक है ना। शुक्ल आएंगे। शुक्ल क्या कहते हैं, कबीर केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। कबीर ने क्या है प्यारे विद्यार्थियों, याद रख लेना, ये ऐसे कैसे कथन वहां पर आपको छपे हुए मिलने वाले हैं पेपर में, ऐसे कैसे ही छपे हुए मिल जाएंगे। ये कथन जो है ना ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, जबकि प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, जो जायसी द्वारा पूरी की गई थी। किसने कहा था, शुक्ल ने कहा था। अब परोक्ष सत्ता क्या होती है, परोक्ष सत्ता
पर अक्ष मतलब आंखों से जो दूर होती है वो सत्ता, अर्थात जो हमारे सामने नहीं होती, ठीक है ना, अदृश्य सत्ता। जैसे उन्होंने कहा था कि सबका ईश्वर एक है, ठीक है ना, कबीर ने क्या कहा था, सबका ईश्वर एक है। तो उस सत्ता को एक करने की, परोक्ष सत्ता की एकता तो उन्होंने स्थापित कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सबका ईश्वर जो है वो एक है, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तव में सांसारिक एकता की जरूरत थी वो किसने की थी, जायसी ने पूरी की थी। आचार्य शुक्ल फिर लिखते हैं, आचार्य शुक्ल जायसी के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं देख लेते हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। वैसे ये आचार्य शुक्ल ने किसके लिए लिखा था, ये कुतुबन और जायसी के लिए लिखा था। किसके लिए, कुतुबन। वो पहले इसका हिंदी साहित्य का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अभी खोल कर देख लेना अगर आपके पास है तो चेक कर लो से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें ये पंक्ति लिखने से पहले वो कुतुबन और उनका वर्णन करते हैं कि कुतुबन ने और जो जायसी है इन्होंने जो है जो सांस्कृतिक एकता के बारे में लिखा था या सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया था। फिर वो आगे लिखते हैं कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का मतलब जायसी और कुतुबन का ही नाम लेना पड़ेगा। याद रख लेना, कोई समस्या नहीं है, ठोको ताली हो। अभी हम पढ़ेंगे पद्मावत के लिए। पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत का नायक जो है चित्तौड़ के राजा रतन सेन। पद्मावत के नायक कौन है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन है, कोई समस्या नहीं है। नायिका कौन है, पद्मावती है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। माया कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है, कोई समस्या नहीं है। शैतान कौन है, राघव चेतन है, कोई समस्या नहीं है। नागमती क्या है, नागमती अच्छा नायिका, उपनायिका कह सकते हैं, नागमती है। और नागमती खंड में ही 12 मासा का वर्णन किया गया है। और इसके अंदर जैसे तोता है, हीरामन तोता है, उसको गुरु माना गया है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। गुरु सुआ जही पंथ दिखा के, सुआ गुरु है वही आगे आगे चलता है, ठीक है ना, वही आगे आगे चलता है किसके, रतन सेन के, और वही उसको सारा रास्ता दिखाता है। और वह मैं पहले बता चुका हूँ कि शैतान होता है, ठीक है ना, माया इसके अंदर नहीं हो रहती है। वैसे इस जायसी वाले में वैसे जो प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर बताया गया है कि माया ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया, शैतान का स्थान दिया गया है। कि जो नायक है, नायक को आत्मा माना गया है और जो नायिका है उसको परमात्मा माना गया है। नायक जो है नायिका के दर्शन करता है स्वप्न में या सामने से, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है योगी का वेश धारण करके। जैसे हम संसार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योगी का वेश धारण करके निकल पड़ते हैं, और फिर आत्मा जो है परमात्मा के मिलन के लिए तड़पती रहती है 24 घंटे। तो वो दिखाया नायक नायिका गया, लेकिन वो उसके माध्यम से दिखा रहे हैं कि आत्मा जो है परमात्मा से हमेशा तड़पती रहती है परमात्मा से मिलने के लिए। तो वो नायक नायिका के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन भी दिखाया गया है। और उसमें बताया गया कि उसमें बाधक जो है उस परमात्मा से, आत्मा के परमात्मा से मिलन में बाधक जो है वो शैतान है, ठीक है ना। बाधक जो है वो कौन है, वो शैतान है। और उस शैतान से छुटकारा कौन दिला सकता है, वो गुरु दिला सकते हैं। उस शैतान से छुटकारा हमें गुरु ही दिला सकते हैं। भाषा जो है इसकी अवधि है, कोई समस्या नहीं है, आपको ध्यान ही है, ठीक है ना। और जायसी का अमेठी राजघराने में बहुत मान था, बिल्कुल सही, याद रख लेना। अमेठी से 2 मील दूर जंगल में इनकी मृत्यु हुई थी। अमेठी राजघराने में इनका बहुत मान था, अमेठी राजघराने में इनका बहुत मान था, याद रख लेना। जायसी काने और देखने में कुरूप थे, कहते हैं कि शेरशाह इनको देखकर हंसा था। बात हो चुकी है हमारी। यहाँ एक बात और आ जाती है साथ में कि भाषा इनकी अवधि थी, ठीक है ना। शैली की बात आ जाती है तो मसनवी शैली आ जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार मसनवी शैली का प्रयोग किया गया था। उसके अलावा हम बात करते हैं तो सात अर्दालियों के बाद, 7 अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। 7 अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। और आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनसे पहले जो था वो 5 अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग होता था। कुतुबन जिन्होंने 1501 ईस्वी में आई थी, कुतुबन की कौन सी थी, कुतुबन की मृगावती, कुतुबन की मृगावती आई थी। इसमें क्या था, 5 अर्दालियों पर एक दोहा था, ठीक है ना। और ये शुक्ल के अनुसार 1501 है और नगेंद्र के अनुसार 1503 है, ठीक है ना। उसके बाद 1545 के अंदर मंजन मधुमालती आई थी, मंजन की। इसमें भी क्या था,
5-5 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया था। उसके बाद जो है पद्मावत आई थी जिसमें 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 1613 ईस्वी के अंदर उस्मान की चित्रावली आई थी, उसमें भी 7-7 अर्दालियों पर एक दोहे का प्रयोग किया गया था। और पिछली मैं पूछ चुका था शायद कि अनुकरण किसने कहा है, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका उत्तर मैं इसमें दे देता हूँ कि क्वेश्चन पूछा था शायद कि राम कुमार वर्मा के अनुसार पद्मावत की छाया प्रति, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पद्मावत की छाया प्रति किसे कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पद्मावत की छाया प्रति जो है उस्मान की चित्रावली को कहा है, ठीक है ना। और आचार्य शुक्ल भी ये कहते हैं कि उस्मान ने पद्मावत का ही अनुकरण किया है, उस्मान ने पद्मावत का ही अनुकरण किया है। डॉक्टर हरदेव बारी क्या लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर ये तथ्यात्मक जानकारी आपको मिल जाएगी हरदेव बारी वाली। डॉक्टर हरदेव बारी ने क्या कहा है, उनकी एक रचना थी प्राकृत साहित्य का इतिहास, उनकी एक रचना थी प्राकृत साहित्य का इतिहास। डॉक्टर हरदेव बारी की एक रचना थी प्राकृत साहित्य का इतिहास में जायसी से बहुत पूर्व प्राकृत में रचित रतन शेखर कथा, जायसी से पूर्व प्राकृत में रचित एक कथा थी जिसका नाम था रतन शेखर कथा का परिचय दिया है, जिसकी कथा वस्तु पद्मावत की कथा से गहरा साम्य रखती है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि रतन शेखर कथा या इससे मिलती जुलती कोई अन्य कथा पद्मावतकार के समय रही थी, जिसे उन्होंने पल्वित करके हिंदी रूप दे दिया। कहने से तात्पर्य कि इससे पहले प्राकृत में इस प्रकार की कोई कथा थी जिसे ही उन्होंने पद्मावत का रूप दिया था, जायसी ने पद्मावतकार। इनकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने स्वयं के नाम के लिए की थी, लेकिन फिर भी लोग इस सूफी मत के प्रचार के लिए लिखते हैं। उदाहरण कि उन्होंने क्या किया था, अपने नाम के लिए की थी। जायसी ने किसके लिए, उद्देश्य पूछा जाए तो जायसी का उद्देश्य क्या था, अपने नाम के लिए, सूफी मत के प्रचार के लिए नहीं की थी पद्मावत की रचना। कि ओ मन जानी कविता स्कीना, क्या है कि ओ मन जानी कविता स्कीना मुकु यह रहे जगत में चीना, ऐसी पंक्तियां थी कि ओ मन जानी कविता स्कीना मकु यह रहे जगत में चीना, ओ मन जानी कविता स्कीना मकू रहे जगत में यह चीना, कि मैंने यह सोचकर कविता की है अर्थात पद्मावत की रचना की है कि इस संसार के अंदर मेरा नाम रहे, ठीक है ना। और उससे पहले एक पद इनका गुरु शेख मोहिद्दी वाला गुरु भी आया था, और उसके अलावा इनका आया था शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारू खंड तपई जस भानु, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारू खंड तपई जस भानु, इस प्रकार की पंक्तियां इनकी आई थी, ठीक है ना। अर्थात जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए जायसी पद्मावत की रचना की थी इन्होंने। याद रख लेना क्या उद्देश्य था, संसार में अपना चिन्ह रहने के लिए। पद्मावत के विभिन्न दार्शनिक तत्वों के प्रतीक रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। पद्मावत के रूपक तत्वों का भारतीय साधना पद्धति से कितना गहरा संबंध है, क्या कहना चाह रहे हैं कि पद्मावत में रूपक तत्व है, ये हमें पता है। पद्मावत के रूपक तत्व का भारतीय साधना पद्धति से कितना गहरा संबंध है, यह देखने के लिए कामायनी के रूपक से भी इसकी तुलना की जा सकती है। पद्मावत के रूपक तत्व का भारतीय साधना पद्धति से कितना गहरा संबंध है, यह देखने के लिए कामायनी के रूपक से भी इसकी तुलना की जा सकती है। दोनों के पात्रों के प्रतीकार्थों में गहरा साम्य है, दोनों के पात्रों के प्रतीकार्थ जो है उनमें गहरा साम्य है। क्या है गहरा साम्य, वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे कैसे लिखा मिल जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त ने ये प्रतीकार्थ निकाले हैं कि रतन सेन जो है, पद्मावत का जो रतन सेन है और कामायनी का जो मनु है, दोनों किसके प्रतीक है, मन के प्रतीक है, ठीक है ना। पद्मावत का जो रतन सेन है और कामायनी का जो मनु है, दोनों मन के प्रतीक माने गए हैं। पद्मावत की जो पद्मावती है और कामायनी की नायिका जो श्रद्धा है, दोनों हृदय निवासिनी बुद्धि माना गया है दोनों को, या सात्विक बुद्धि माना गया है। नागमती, पद्मावत की नागमती और कामायनी की ईड़ा, दोनों को दुनिया धंधा या संसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि माना गया है। संसारिक बुद्धि, दुनिया धंधा या संसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि माना गया है। राघव चेतन जो है, पद्मावत में राघव चेतन है, कामायनी में किलात है, किलात आकुली किलात, राघव चेतन है किलात है, दोनों को आकुलित किलात आकुली आसुरी शक्तियां माना गया है, ठीक है ना, आसुरी शक्तियां माना गया है। जायसी के अनुसार पद्मावत की प्रतीक व्यवस्था इस प्रकार है। जायसी के अनुसार
पद्मावत की जो प्रतीक व्यवस्था है वो इस प्रकार है, आपको पता ही है, मैं पहले बता भी चुका हूं आपको। चित्तौड़ जो है वो किसका प्रतीक है? तन का प्रतीक है। चित्तौड़ किसका प्रतीक माना गया? तन का प्रतीक माना गया है। सिंहल द्वीप किसका माना गया है? हृदय का प्रतीक माना गया है। रतन सेन किसके प्रतीक माने गए? मन के। पद्मावती सात्विक बुद्धि की। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा है। राघव चेतन किसका? शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक माना गया है। इस तरह से ये, ठीक है ना। तन चितोड़ मन राजा कीना, तन चितोड़ मन राजा कीना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना। इस तरह से पंक्तियां लिखी गई है कि तन चितोड़ मन राजा कीना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना। ये जो पंक्तियां हैं ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तन चितोड़ मन राजा कीना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना, ये पंक्तियां हैं। लेकिन क्या है, इन पंक्तियों को कामता प्रसाद ने प्रक्षिप्त माना है। वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये पद्मावत की पंक्तियां नहीं है, लेकिन अधिकतर मानते यही है और इन्हीं के माध्यम से ये कहते हैं ये प्रतीक व्यवस्था बिठाई गई है कि तन चितौड़ मन राजा कीना, हिय सियल बुद्धि पद्मिनी चीना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है, याद रख लेना। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है, जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्यिक इतिहास के अंदर यह लिखा गया है और गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, ठीक है ना। रामचरितमानस और कामायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। शुक्ल के अनुसार, शुक्ल क्या कहते हैं? वो तो गणपति चंद्र गुप्त थे। पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं हुई है, बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर हुई है। यह याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। गणपति चंद्र गुप्त ने केवल प्रबंध काव्य कहा है, आचार्य शुक्ल ने इसे प्रबंध काव्य तो कहा है, ठीक है ना, लेकिन भारतीय पद्धति जो सर्गबद्ध पद्धति है उस पर नहीं हुई है, मसनवी शैली के आधार पर लिखा गया। प्रबंध काव्य तो शुक्ल ने भी माना है, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी पद्धति सर्ग होते हैं। जैसे जितने भी प्रबंध काव्य होते हैं उनके अंदर सर्ग होते हैं, अलग अलग अध्याय होते हैं, जिन्हें हम सर्ग भी कह देते हैं और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अलग 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 नाम होते हैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे कोई, ठीक है। शुक्ल अनुसार पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं हुई है, बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर हुई है। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने, पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने कराया था? अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने करवाया था। किससे? आलो उजाला, आलो उजाला नामक कवि से 1650 ईस्वी में करवाया था, ठीक है ना। पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? किसने करवाया था? मगन ठाकुर ने। किसने करवाया था? मगन ठाकुर ने। और किसने किया था? आलो उजाला ने। यह पूछा जाता है आलो उजाला के बारे में, याद रख लेना। वैसे ये जो दोनों पंक्तियां ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। रामचरितमानस और कामायनी जैसे ऐसी ही पंक्तियां आगे चलकर शुक्ल की ओर आने वाली है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में ही लिखी बनेगी। भाषा अवधी है और लिपि फारसी है, ठीक है ना। पद्मावत कहानी का पूर्वार्ध जो है वो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। याद रख लेना, पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि पूर्वार्ध के अंदर तो खाली जो पद्मावती है उसके पास एक तोता होता है, वो तोते को बड़ा संभाल कर रखती है। एक दिन तोता जो है वो जंगल में उड़ जाता है और जंगल में उसे एक बहेलिया पकड़ लेता है, पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया उसको पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच देता है और ब्राह्मण उसे राजा को बेच देता है अच्छे पैसों में। राजा को पसंद आ जाता है तोता, तो राजा को बेच देता है। राजा उसे बहुत अधिक प्रेम करने लग जाता है, तोते और राजा के अंदर बहुत अधिक प्रेम हो जाता है। और एक दिन क्या है कि राजा बाहर शिकार खेलने गए होते हैं, पीछे से नागमती तोते के पास आती है, तोते से पूछती है कि मेरी सुंदरता का वर्णन करो। तो तोता जो है वो कहता है कि तुम क्या सुंदर हो, सुंदर तो पद्मावती है। वो पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो नागमती को ऐसा लग रहा है कि अगर इसने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन राजा को कर दिया तो राजा मुझे छोड़कर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो वो अपनी दासी को कहती है कि तुम इस तोते को मरवा दो।
तुम इस तोते को मरवा दो। लेकिन दासी जो होती है वो कहीं ना कहीं राजा से डरती है, तो वो उस तोते को मरवाती नहीं है, कहीं छिपा देती है। और जैसे ही राजा घर आते हैं तो राजा को जैसे ही तोते के बारे में पता चलता है कि उड़ गया, तो वो दासी को बहुत अधिक डराते धमकाते हैं। तो उससे दासी घबरा जाती है, घबरा कर तोते के बारे में बता देती है। फिर जब तोता पास में आता है तो एक दिन तोता जो है जो रतन सेन है उससे पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर रतन सेन जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, और फिर अपने 16,000 योगियों के साथ निकल पड़ते हैं किसको प्राप्त करने के लिए, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। और पहली बार शिव मंदिर में दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ मुलाकात नहीं हो पाती है, तो पद्मावती कहती है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे महल में आ जाओ। और जो रतन सेन है वो महल में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पकड़े जाते हैं, गंधर्व सेन के सैनिकों द्वारा पकड़े जाते हैं। जैसे ही वो उनको मारने वाले होते हैं तो इसके 16,000 जो राजकुमार योगी वेश में इनके साथ होते हैं वो आ जाते हैं, दोनों में युद्ध होता है। और जो रतन सेन है इसका ऐसा माना गया है कि शिव और जो हनुमान है वो भी इनकी सेना में होते हैं, अन्य देवी देवता भी होते हैं जो इनका साथ देते हैं। इस तरह से युद्ध जीत जाते हैं, और अंत में गंधर्व सेन जो है वो माफ़ी मांग लेता है, और वो कहता है कि आज से पद्मावती तुम्हारी है, तुम इसे लेकर चले जाओ। फिर वो पद्मावती को लेकर चित्तौड़ आ जाते हैं। चित्तौड़ में आने के बाद क्या है कि एक दिन राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति, राघव चेतन नाम का इनका एक पंडित होता है, तो वो क्या करता है कि अन्य पंडितों से अपना महत्व अधिक बताने के लिए, ठीक है ना, वो प्रतिपदा को ही चांद दिखा देता है द्वितीय की बजाय, ठीक है ना। और वो यक्षिणी द्वारा अपने जादू के द्वारा, ठीक है ना, जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो इसे देश निकाला दे देते हैं। वो इस अपमान से अपमानित महसूस करता है, और वो अलाउद्दीन के पास चला जाता है और जाकर पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है और उसे उकसाता है कि आप पद्मावती को प्राप्त भी, आप इतने बड़े सम्राट हो तो आपकी रानी तो पद्मावती ही होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं, और लंबे समय तक वो संदेशा भी भेजते हैं कि इस तरह से पद्मावती को भेज दो। लेकिन जो रतन सेन है वो नहीं मानते हैं, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी भी काफ़ी लंबे समय तक जो चित्तौड़ पर है आक्रमण करने के लिए बाहर बैठे रहते हैं कि आक्रमण करें, लेकिन वो चित्तौड़ की दीवारों को तोड़ नहीं पाते हैं। तो फिर वो चाल का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, और वो संधि के लिए रतन सेन से मिलते हैं। जब मिलते हैं, रतन सेन से मिलने के लिए आते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, फिर बाहर जाने लगते हैं, तो वहाँ छिपे हुए सैनिकों द्वारा रतन सेन को पकड़ लिया जाता है धोखे से, और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि पद्मावती को अगर छोड़कर जाएंगे तो रतन सेन को छोड़ दिया जाएगा। तो पद्मावती कहती है कि मैं अपने 700 मतलब दासियों के साथ आप पहुँच रही हूँ वहाँ, ठीक है ना। तो जब 700 दासियों के रूप में क्या होती है कि सैनिक होते हैं 700 सैनिक, और पालकी में स्वयं बैठी होती है, और पालकी में ही एक लोहार को भी छुपा कर बिठा दिया जाता है, और संदेश भेजती है जो पद्मावत है, वो संदेश भेजती है किसको, इसको अलाउद्दीन खिलजी को भी, इस तरह से एक बार हम राजा से मिलना चाहेंगे पद्मावती, फिर आपके वो जो है वहाँ पहुँचेंगे। तो वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ लोहार जो होता है वो रतन सेन की बेड़ियाँ खोल देता है, और वहाँ गोरा और बादल नाम 2 वीर योद्धा भी उनके साथ होते हैं। फिर वहाँ से क्या है कि रतन सेन और जो बादल है वो वहाँ से आ जाते हैं, गोरा वहाँ युद्ध करते हुए शहीद हो जाता है। और आते ही फिर पद्मावती बताती है कि इस तरह से देवपाल नाम के राजा है जिन्होंने दासी भेजी थी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। फिर वो दोनों युद्ध करते हैं, रतन सेन और देवपाल, इसमें ऐसा माना गया है। और रतन सेन और देवपाल युद्ध करते हैं, और दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं, और नागमती और पद्मावती भी उनके साथ सती हो जाती है। ये जो है पद्मावत की कहानी है शॉर्ट में, ठीक है ना। चलते हैं आगे। पद्मावत कहानी का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जो पूर्व की कहानी है, जैसे तोता आता है, वो पीछे जाते हैं, योगी वेश धारण करते हैं, ये सारी कल्पित है। बाद की जो युद्ध की कहानी है वो ऐतिहासिक है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहे का प्रयोग किया गया है, कोई समस्या नहीं है। पद्मावत के अतिरिक्त जायसी की प्रमुख रचना, पद्मावत के अतिरिक्त जायसी की कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। क्या है? अखरावट पूछा जाता है इनके बारे में, इन रचनाओं के बारे में। अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है। अखरावट की हम बात करते हैं तो इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है, ठीक है ना। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम, विश्व आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। आखिरी कलाम की बात करें, आखिरी कलाम की बात करें तो यह छोटी सी पुस्तक फारसी अक्षरों में छपी मिलती है।
यह छोटी सी पुस्तक जो है फारसी छोटी सी पुस्तक है यह लगभग 1528 में बादशाह बाबर की प्रशंसा में लिखी गई थी। 1528 में किसकी प्रशंसा में? बादशाह बाबर की प्रशंसा में लिखी गई है। इस पुस्तक में क़यामत का वर्णन है। दो चीजें ध्यान रख लेना कि बाबर का वर्णन किसमें है? आखिरी कलाम में, ठीक है ना। और क़यामत का वर्णन किसमें है? वैसे ही आखिरी कलाम में होगा। क़यामत का वर्णन किसमें है? आखिरी कलाम में है। कब लिखी गई थी? 1528 में लिखी गई थी, तो याद रख लेना। और दर्शन संबंधी अखरावट है, ठीक है ना। चित्ररेखा यह एक लघु प्रेमाख्यान है। कहरनामा है और उसके बाद मसलनामा, याद रख लेना। चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। कहरनामा और मसलनामा संगत है, संगत में पूछा जा सकता है। पद्मावत की शैली मसनवी है। पद्मावत में कुल कितने खंड है? पद्मावत में कुल जो है 57 खंड है। वैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। प्रथम खंड जो है वो स्तुति खंड है। अंतिम खंड जो है वो पद्मावती नागमती सती खंड है, जो 57वां खंड है। पद्मावत की शैली मसनवी है, इसमें कुल 57 खंड है। प्रथम खंड स्तुति खंड है और अंतिम खंड पद्मावती नागमती सती खंड है। 40वां खंड जो है महत्वपूर्ण है। 40वां खंड महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें? पद्मावती नागमती विलाप खंड है। 40वां खंड महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पद्मावती और नागमती का विलाप खंड है। 53वां खंड जो है गोरा बादल युद्ध है। 53वां खंड क्या है? इसमें गोरा बादल युद्ध दिखाया गया है। यह महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया है मैंने। प्रथम पंक्ति, पद्मावत की प्रथम पंक्ति जो पहला खंड है क्या है? स्तुति खंड है। स्तुति खंड में क्या है? सुमिरो आदि एक करतारू तेहि जीव दिन किन संसारू। याद रख लेना, प्रथम पंक्तियां हैं ये पद्मावत की। क्या कह रहे हैं? सुमिरो आदि एक करतारू तेहि जीव दिन किन संसारू। अंतिम पंक्ति जो है जोहर भई स्त्री पुरुष, जोहर भई सब स्त्री पुरुष भये संग्राम बादशाह गढ़ चूरा चितौर भा इस्लाम। ठीक है ना, कि चित्तौड़ जो था वो अब इस्लाम के अधीन हो गया था। जोहर सारी स्त्रियां जो थी उन्होंने जोहर कर लिया था और पुरुष जो थे सभी संग्राम के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये है जोहर भई सब स्त्री पुरुष भये संग्राम, जोहर भई सब स्त्री पुरुष भये संग्राम बादशाह गढ़ चूरा चितूर बहा इस्लाम। और ये है सुमिरो आदि एक करतारू तेहि जीव दीने किने संसारू। ग्रियर्सन ने शेख मोहिद्दी को जायसी का दीक्षा गुरु माना है। जायसी को जायसी का दीक्षा गुरु माना है। और जायसी ने अपना दीक्षा गुरु किसे माना है? सैयद अशरफ को, सैयद अशरफ जहांगीर को। याद रख लेना, ठीक है ना। ग्रियर्सन ने शेख मोहिद्दी को जायसी का दीक्षा गुरु माना है और जायसी ने अपना दीक्षा गुरु जो है सैयद अशरफ जहांगीर को माना है। अखरावट व पद्मावत में, किसमें? अखरावट व पद्मावत में दोनों गुरुओं का नाम है और आखिरी कलाम में केवल सैयद अशरफ जहांगीर का नाम है। अब याद रख लेना कि ग्रियर्सन ने इनके गुरु किसको माना है? शेख मोहिद्दी को माना है, ठीक है ना। अखरावट और पद्मावत में तो दोनों गुरुओं का नाम है, अखरावट और पद्मावत में दोनों गुरुओं का नाम है, लेकिन आखिरी कलाम में सैयद अशरफ जहांगीर का नाम है, सैयद अशरफ जहांगीर का नाम है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रबंध के क्षेत्र में दो काव्य श्रेष्ठ हैं, रामचरितमानस और पद्मावत। प्रबंध के क्षेत्र में दो काव्य श्रेष्ठ है, रामचरितमानस और पद्मावत। याद रख लेना, ठीक है ना। इसी प्रकार का कथन पहले गणपति चंद्र गुप्त का भी आया था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल अनुसार जायसी प्रेम की वेदना के कवि है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी प्रेम की वेदना के कवि हैं। प्रबंध क्षेत्र में जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा है। जायसी प्रेम की वेदना के कवि हैं। याद रख लेना, क्या है प्यारे बच्चों, कि जायसी जो है वो प्रेम की वेदना के कवि हैं।
जायसी जो है वो प्रेम की वेदना के कवि हैं। प्रबंध क्षेत्र में जायसी का स्थान तुलसी से दूसरा है। प्रबंध क्षेत्र में जायसी का स्थान जो है वो तुलसी से दूसरा है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये बताते हैं आपको, बीच में थोड़ी सी एक सूचना और बता दूं मैं आपको कि महाऑफर 21 मार्च तक है, कल तक है ये, ठीक है ना। व्याख्याता टेस्ट सीरीज केवल 99 रुपये में, व्याख्याता टेस्ट सीरीज जो है केवल 99 रुपये में है, जिसमें 150 वीडियो मिलेंगे। व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है, व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स। एक बार वीडियो देख लोगे तो लगभग आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारांश सारा दिया हुआ है। लगभग 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें व्याख्या सहित करवाए गए हैं सिर्फ 99 रुपये में। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले भी ये इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, आदिकाल से लेकर नई कविता तक मान सकते हैं, और संपूर्ण गद्य विधाएं हैं। और प्रत्येक गद्य विधा पर नाटक से संबंधित 2 टेस्ट होंगे कम से कम, उपन्यास से संबंधित 2 टेस्ट होंगे, इस तरह से संपूर्ण पर। और वरिष्ठ अध्यापक के भी वही 99 रुपये में है, और इसके अंदर संपूर्ण टेस्ट मिलने वाले हैं, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलने वाला है, चाहे वो व्याकरण है, चाहे वो स्नातक स्तरीय रचनाएं हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, चाहे वो काव्य शास्त्र है, सभी के टेस्ट यहाँ पर आपको सिर्फ 99 रुपये मिलेंगे कम से कम। परीक्षा होने तक आपको 100 वीडियो भी वर्तमान में उपलब्ध है, और परीक्षा होने तक 150 वीडियो आपको तैयार मिलेंगे, ज़्यादा ही। वरिष्ठ अध्यापक वालों के तो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, 200-300 वीडियो कर दूंगा मैं, ठीक है ना। व्याख्याता का जो कोर्स है ये केवल 799 रुपये में है 21 मार्च तक। और इसमें क्या है, साथ में ये जो 150 वीडियो वाली टेस्ट सीरीज है, ये इनके साथ, इसके साथ व्याख्याता के साथ व्याख्याता की टेस्ट सीरीज, और इसके साथ वरिष्ठ अध्यापक के साथ वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज। कहने का तात्पर्य है कि अगर ये कोर्स लेते हो तो सिर्फ 700 रुपये में ही पड़ जाएगा, क्योंकि ये 99 रुपये वाली टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी। नगेंद्र के जो 50 टेस्ट है वो केवल 99 रुपये में है। अभी तक रीतिकाल तक करवाया जा चुका है, नगेंद्र पूरा करवाया जाएगा। शुक्ल जो है वो भक्तिकाल संपूर्ण करवा दिया गया है, इतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा करवाया जाएगा केवल 99 रुपये में 50 टेस्ट। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। 63 771 24 802 पर आप कॉल कर सकते हैं। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी निःशुल्क PDF वगैरह इसकी उपलब्ध होती रहती है, संपूर्ण जानकारी वहाँ उपलब्ध होती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और कहीं मेरी क्लास जाए ना जाए, टेलीग्राम चैनल पर मैं 100%, व्हाट्सएप पर भी कोशिश करता हूँ लेकिन बहुत बार मिस हो जाता है, लेकिन टेलीग्राम पर मेरी 100 में से 100% क्लास जो है वो जाती ही जाती है, ताकि आपकी कोई क्लास मिस न रहे। आचार्य शुक्ल वहीं आते हैं घूम फिर के, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल अनुसार पद्मावत हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि पद्मावत जो है हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है। जगमगाता रत्न, पद्मावत जगमगाता रत्न है। जगमगाता रत्न किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। जगमगाता रत्न किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। क्या है? दुर्लभ रत्न है। अब याद रखना कि जगमगाता रत्न कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दुर्लभ रत्न कौन है? बच्चन सिंह। जगमगाता रत्न कौन है? जगमगाता रत्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दुर्लभ रत्न कौन है? बच्चन सिंह। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति भी कहा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति भी
कहा है। पद्मावत की प्रमुख पंक्तियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, देख लें आप थोड़ा सा, एक सरसरी निगाह में याद हो जाएगा कि तन चितोड़ मन राजा कीना, ही सियल बुद्धि पद्मिनी चीना। मैंने बताया था कि तन किसको माना गया है, चितोड़ को माना गया है, मन किसको माना गया है, राजा को, रतन सेन को, ठीक है ना, हृदय किसको माना गया है, सियल द्वीप को, बुद्धि किसको माना गया, पद्मिनी को, ठीक है ना, ठीक है ना। तन चितोड़ मन राजा कीना, ही सियल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, ठीक है ना, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो गुरु किसको माना गया है, सुआ को माना गया है। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यह दुनिया धंधा, तो नागमती को क्या माना गया है, दुनिया धंधा माना गया है। बुद्धि पद्मिनी को तो पहले बुद्धि मान लिया ना, नागमती को दुनिया धंधा क्या है। तन चितोड़ मन राजा कीना, हिय सिहल बुद्धि पद्मिनी चीना, तन चितोड़ मन राजा कीना, हिय सिहल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई न एहि चित बंदा, बांचा सोई न एहि चित बंदा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन, ठीक है ना, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। राघव चेत दो शैतानु, राघव चेत सोई शैतानु, सॉरी राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन शैतानु सुल्तानु। प्रेम कथा ए भांति विचारे, बुझे जो बुझे पारो। अब ये याद रख लेना, ये पंक्ति बड़ी अलग है, अकेली पूछी जाती है। प्रेम कथा ए भांति विचारे, ये प्रेम कथा ए भांति विचारहु, बुझे हु जो बुझे पारहु। याद रख लेना, अलग से पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। तो किसकी है प्यारे बच्चों ये पंक्ति, ये पंक्ति है जायसी की, कि प्रेम कथा ए भांति विचारहु, बुझे हु जो बुझे पारहु, ठीक है ना। तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती जही में मार्ग, प्रेम कर सबे सराहा ताही, कि मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है प्रेम के माध्यम से जिसे सभी सराहते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने उपयुक्त पद को प्रक्षिप्त माना है। माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं कि ये वाला पद भैया सही नहीं है, प्रक्षिप्त है, ऐसे किसी ने बाद में इसमें रूपक प्रतीक व्यवस्था करने के लिए ये जोड़ दिया गया है। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है, सन 9 से 27 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। बस ये वैसे वास्तविक नहीं है, इसकी अगर सटीकता देखते हैं तो ये है नहीं। इसके बारे में आगे आचार्य शुक्ल या नगेंद्र के अंदर बताया गया है कि ये जो सन सही नहीं बैठता, ये हिजरी सन दिखाया गया, इसके माध्यम से भी सही नहीं बैठता है। लेकिन अगर पद आ जाए तो हमें याद रहना चाहिए कि पद्मावत की निर्माण काल का कवि ने वर्णन किया है, वो इससे किया है कि सन 9 से 27, 9 से 27 ये हिजरी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। 9 से 27 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, भैया जायसी जो है ना, बात ऐसे है कि जायसी तो जायसी रहेगा। अब नंबर लेने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने जान कवि पढ़ा दिया था, जैसे रूप मंजरी पढ़ा दी थी, जैसे माधवानल काम कंदला पढ़ा दिया था, तो वैसे जल्दी से जो पिछली क्लासें थी वो देखी है मैंने, नहीं तो आपने ज़्यादा देखी है, ठीक है ना। और मैंने मेहनत पूरी की है अपनी तरफ से, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। जैसे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 8 कर दी थी ना, तो मैंने 8 से पीछा नहीं छोड़ा है, मैंने पूरी 50-60 करवा कर छोड़ूंगा आपको, 50-60 रचनाएं करवा कर छोड़ूंगा, जो जितनी गणपति चंद्र गुप्त बताते हैं। तो मैंने पूरी मेहनत की है, लेकिन आपने देखा कि 20 मिनट में 30 मिनट के अंदर 5-5, 7-7 कवि हो गए। यहाँ घंटे में भी एक कवि नहीं होने वाला है, लेकिन वो तो जितना है वो कहना ही पड़ेगा। जायसी है, नंबर बनाने भैया, ठीक है ना। अगर आर्यस लिखवाना है और व्याख्याता की मोर ऐसे करके ऐसे ठोकनी है, लोग पूछेंगे कि हाँ अरे वो साइन करवा अटेस्टेड करवाना था, कह नहीं ये तो नहीं कर सकते, तो कौन है, वो है व्याख्याता हमारे सुरेश जी, ठीक है ना। तो भैया सुरेश जी के पास जाएंगे, सुरेश जी के हाँ ठीक है जी, ये लो जी, सामने वाला देखते लगेगा अच्छा सुरेश जी, ठीक है, अच्छा ये व्याख्याता है। अगली बार वो और कहीं नहीं जाएगा, वो पूछेगा सुरेश जी कहाँ है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि अटेस्टेड कौन कर सकते हैं, कि सुरेश जी कर सकते हैं। तो अटेस्टेड करना है ना, तो भैया ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं थारी मर्जी है, जो मर्जी बन किए हैं, थारो जी करे भी कर ले बने, ठीक है। पढ़े लिखे ना कोई दिहाड़ी और कौन ले जाए। यहाँ राजस्थानी में कहावत है, और राजस्थानी में अक्सर कहते रहते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं ना तो उनके माँ बाप उनको कहते रहते हैं। और पहले हमारे गुरु भी हमें कहा करते थे कि
कि पढ़ लिख कर नौकरी लग जाओ, नहीं तो पढ़े लिखे ने कोई दिहाड़ी कौन ले जानी ईशान, ठीक है नहीं। तो पढ़े लिखे को दिहाड़ी मजदूरी पर भी कोई नहीं लेकर जाता है। इसलिए अगर पढ़ने की तैयारी करें और ना ही होगी, इसलिए जो काम पकड़ा है हाथ में ना उसको फिनिश करो बस। और फिनिश यही करना है कि जल्दी से लग जाओ, लग के फिर मौज मारो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। जायसी की अक्षय कीर्ति का बड़ा आनंद आता है भैया, महीने का पता नहीं चलता, आए गए आए गए आए गए, एक महीना हो गया, आलो वो फटाक से जमा हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, सालों का पता नहीं चलता, लेकिन सैलरी लगातार बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अब किसी को सैलरी बताएगा इतनी सारी सैलरी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब तैयारी कर लियो भैया, पैसा देख लियो, और नहीं तो और नहीं, पैसे ही देख लियो कि हाँ पैसे। काम तो करो, मजदूर भी करता है ना, मुझे बताओ, एक मजदूर होता है, मजदूर काम करता है ना, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे वो डटकर मेहनत करता है, इतना पसीना निकलता है उसका, और एक महीने में उसको कितने मिलते हैं? 9,000 रुपये, ठीक है ना। और मजदूर क्या काम करता नहीं है, वो कोई एक ही महीने काम करता है, वो भी सालों साल काम करता है, 2 साल काम करता है, 3 साल काम करता है, 4 साल काम करता है। तो आप अपने आप को ये सोचो ना कि आप मजदूर हो, 4 साल बाद में सारी उम्र मजदूर बनने से अच्छा है कि अपने आप को 4 साल मजदूर बना लो, वो भी आराम से एसी कूलर में पंखे के नीचे बैठकर पढ़ने वाला मजदूर, ठीक है ना, किताबों से यारी रखने वाला मजदूर, किताबों से प्यार करने वाला मजदूर। अपने आप को मजदूर बना लो ना, सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल क्या, साल के लिए बना लो, ढंग से साल के लिए बना लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं तो 2 साल में तो बेड़ा पार ही मानो, ठीक है ना। शाहरुख खान का वो मेरे पास यहाँ मेरे दीवार पर लिखा है कि जब मैं काम करता हूं तो खुद को मजदूर बना लेता हूं, शाहरुख खान, ये लिखा पड़ा मेरे दीवार पर कि जब मैं काम करता हूं तो खुद को मजदूर बना लेता हूं। तो जब काम करो, जब पढ़ने बैठो तो अपने आप को मजदूर ही समझो, खुद को मजदूर समझोगे ना तो मजदूरी से पीछा छूट जाएगा। नहीं तो भैया प्राइवेट काम के अंदर बहुत ऐसे निचोड़ के ना सारा खून चूस लेते हैं, पता और नहीं चलता, दिखने में गोरे गोरे दिखते हैं वैसे में बैठे हुए, लेकिन अंदर से सारा खून निचोड़ दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी के अक्षय कीर्ति का आधार है। पद्मावत जिसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है, जायसी की पद्मावत, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत। जायसी की अक्षय कीर्ति का कभी न खत्म होने वाली कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या आत्म पक्ष में, क्या लोक पक्ष में क्या आत्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है, दोनों तरफ, ठीक है ना। क्या है, चाहे लोक पक्ष हो और चाहे आत्म पक्ष हो, चाहे लोक पक्ष हो, चाहे आत्मा परमात्मा की बात चल रही हो, चाहे संसारिक नायक नायिका की बात चल रही हो, भयंकर विलक्षण प्रतिभा के धनी नजर आते हैं। कौन? जायसी। गणपत चंद्र गुप्त लिखते हैं पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किंतु आलोचकों ने इसे आदर्श परक महाकाव्य की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। पद्मावत मूलतः है रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किंतु आलोचकों ने इसे आदर्श परक महाकाव्य की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है, फलस्वरूप उन्हें निराशा का सामना ही करना पड़ा है। फिर न्याय नहीं किया उसके साथ, जैसे पृथ्वीराज रासो के साथ है ना कि पृथ्वीराज रासो काव्य है, उसको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया, न्याय नहीं किया, उसको अप्रमाणिक सिद्ध करने का। ऐतिहासिक के साथ अरे वो काव्य लिख रहा है तो काव्य लिख रहा है, कुछ ऐतिहासिकता हो जाती है, कुछ काल्पनिकता हो जाती है, सब कुछ चलता है, ठीक है ना। वो जैसे पृथ्वीराज विजय है क्या, पृथ्वीराज विजय के बारे में शुक्ल कहते हैं कि अगर मतलब बिना किसी कारण के ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। भी काव्य तो पद्मावत विजय भी है, लेकिन उसमें सभी घटनाएं तो पद्मावत विजय ने अपने तरीके से लिख दी थी, सॉरी पृथ्वीराज विजय उसने अपने तरीके से लिखा, तो उसने घटनाओं को मान लिया। तो अलग अलग प्रकार की रचना लिखी जाती है, कोई शहर के लिख रहा है, कोई गांव के लिख रहा है। अब आज भी अगर कोई गांव के लिख रहा है तो आज कोई कह दे कि नहीं ये तो प्रमाणिक नहीं, अच्छा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो शहरीकरण चल रहा है, शहरों का रिवाज चल रहा है, गांव पर कौन कविताएं पढ़ता है। तो जिसका मन जैसा करेगा उसने अपनी कविता लिखी है। पृथ्वीराज को तुम अप्रमाणिक से उसको साहित्य इतिहास की दृष्टि, वो इतिहास थोड़ी लिख रहा है, वो तो काव्य लिख रहा है। वही स्थिति जायसी के साथ हुई है। जायसी जो जिस तरीके से लिख रहा है तुम काव्य के रूप में उसका आनंद लो ना। काव्य आनंद के लिए होता है या शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है, वो उसमें जोड़ तोड़ और तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए काव्य नहीं होता, उसके लिए इतिहास होता है, ठीक है ना। और सैद्धांतिक जानकारी आपने लेनी है तो उससे तथ्यात्मक जानकारी लेनी है तो आप विज्ञान पढ़ो ना, ठीक है ना। काव्य क्यों पढ़ते हो? काव्य तो सिर्फ आनंद देने के लिए होता है, रोमांचित करने के लिए होता है, ठीक है ना, और या फिर आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। हिंदी का विद्यार्थी तो ये अच्छे से जानता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त
गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं, ये सारी बातें डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी हुई है, आपके पास पढ़ा होगा, खोल कर देख लेना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त पद्मावत की प्रेम पद्धति को विदेशी एवं इसके प्रतिपाद्य को सूफी मत घोषित करने वालों का जवाब देते हुए लिखते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने भैया ठोक के जवाब दिया, विशेष करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। क्या कहते हैं, पद्मावत की प्रेम पद्धति को विदेशी एवं इसके प्रतिपाद्य को सूफी मत घोषित करने वाले, इसके प्रतिपाद्य को सूफी मत घोषित करने वाले, कि सूफी मत का प्रचार करने वाली थी, ऐसा जो कहते हैं उनको ठोक कर जवाब देते हैं। क्या देते हैं, यह आश्चर्य की बात है कि जिस काव्य का नायक हिंदू है, गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि जिस कहानी का नायक है, जबरदस्ती उसको सांप्रदायिकता में जोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। गणपति चंद्र गुप्त क्या कह रहे हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि जिस काव्य का नायक हिंदू है, जो नाथपंथी वेश में घर से निकलता है तथा शिव पार्वती की सहायता से अपने लक्ष्य में सफल होता है, वह सूफी मत का संदेश किस प्रकार विज्ञापित कर सकता है, इसमें सूफी मत का प्रचार कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यदि पद्मावतकार के दृष्टिकोण में कहीं सांप्रदायिकता या मत प्रचार की भावना होती तो वह अपने ही धर्म भ्राता अलाउद्दीन को शैतान का प्रतिनिधि नहीं बनाता, फिर वो भारतीयों को ही शैतान का प्रतिनिधि बनाता, वो अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बना देता, ठीक है ना, कि किस तरह से वो रतन सेन से जीत गया था, उसको पूरा हीरो बनाता, ठीक है ना, किस तरह से उसने चित्तौड़ को खत्म कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को हीरो बनाता, ठीक है ना, वो रतन सेन को हीरो नहीं बनाता, लेकिन उसने किसको बनाया, रतन सेन को, और अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाया, शैतान बनाया। तो ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, गणपति चंद्रगुप्त कह रहे हैं, मैं तो केवल आपको बता रहा हूं भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक बार फिर आ जाओ, आप भी क्या याद रखोगे, मारवाड़ी मारा कहावत है धक्का चढ़नो, ठीक है नहीं, तो आज थे जायसी का धक्का चढ़ गया। प्रेम गाथा की परंपरा सबसे प्रौढ़ और सरस है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में पेज पलटोगे तो इस साइड में ऊपर ऊपर लिखा नजर आ जाएगा, ठीक है ना। प्रेम गाथा की परंपरा सबसे प्रौढ़ और सरस है। पद्मावत की शैली कड़वक है, पद्मावत की शैली जो है वो कड़वक है। जायसी स्वयं के बारे में लिखते हैं भा अवतार, और नगेंद्र के नहीं, सॉरी उसके शुक्ल के इतिहास में, ठीक है ना। जायसी स्वयं के बारे में लिखते हैं भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस अर कवि बदी। भा अवतार मोर नो सदी, ये वो 9 सदी जो कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 927 में मनाया था कि 925 927 उसने पद्मावत की रचना के बारे में लिखा था, ठीक है ना, 927 लिखा था, तो वही चीज 9वीं सदी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ये वो हिजरी सन वाली है, 30 बरस सर कवि बदी। इसके बारे में भी कन्फ्यूजन है, लेकिन अपने को पद याद रखना है कि ये पद किसका है, जायसी का है। और किसके बारे में है, जन्म के बारे में। वो पद किसका था, वो भी जायसी का था। किसके बारे में था, पद्मावत की रचना के बारे में था। ऐसी बातें याद रखनी है, ज्यादा गूढ़ गंभीर आपको जाना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि जायसी सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे। जायसी जो थे वो सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, शंकराचार्य थे, ठीक है ना। और निर्गुण जो काव्य है उसके अंदर अद्वैतवाद पर आधारित है। ये भी सूफी जो है ये भी निर्गुण है, ये भी अद्वैतवाद पर आधारित है। ही नहीं रहे वेदांत के अद्वैतवाद तक, सूफियों के अद्वैतवाद तक न रहकर वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंचे हैं। भारतीय मत मतांतर की उनमें अधिक झलक है, कि भारतीय जो दर्शन थे, भारतीय मत जो थे, उनकी झलक ही अधिक उनमें नजर आती है। शुक्ल जी दोनों बातें करबो करा भाई, शुक्ल जी को ठाको नहीं, शुक्ल जी या डॉक्टर बच्चन सिंह, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन संघर्ष का नाम है पद्मावत। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। संघर्ष 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 की बातें कौन करते हैं, बच्चन सिंह प्रगतिवादी है, मार्क्सवादी है। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद के हिंदी साहित्यकार माने जाते हैं। तो मार्क्सीय संघर्ष के बाद मार्क्सवादी या प्रगतिवादी ही कर सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहते हैं, वेद वाक्य कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य। अब वेद वाक्य की बात आए थोड़ा हेरफेर हो सकता है शब्दों का, ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन वेद वाक्य की जहां बात आ जाएगी आप निश्चिंत होकर जायसी की पद्मावत को कर देना, आपको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, चलते चलते विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री वाला आया था, उसके अंदर 9 लोग जो है वो 5 कॉलम जो 5 भरने, आजकल 5 आने लगे ना, वो 5 भर नहीं पा रहे थे, 9 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया है 10%। तो आजकल क्या सिस्टम चल गया कि 10% जो है से अधिक, अगर आपने 5वां गोला नहीं भरा, जैसे आपको नहीं आ रहा है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने 5वां गोला भरना ही भरना है अनुत्तरित वाला। अगर आपने 5वां गोला नहीं भरा है और 10% से अधिक आपके हो गए हैं जो गोले नहीं भरे गए हैं,
तो फिर भाई साहब आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। तो ऐसा काम मत करना, याद रखना अच्छे से। 5वां गोला अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो 5वां गोला भरना है और देख के, सोच समझ के, आंखें खोल के 5वां गोला भरना है। कई विद्यार्थी ये भी गलतियां करके आए, हमारे पास सूचनाएं पहुंच जाती हैं कि अंदर उत्तर दे रखा था और साथ में 5वां और भर दिया जल्दबाजी में, ठीक है ना, तो वो उत्तर और गलत हो जाएगा। तो ऐसा काम न करें। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत की प्रतीकात्मक काव्य माना है। शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गुण है। आचार्य शुक्ल, काफी अच्छी बात लिखी है भैया आचार्य शुक्ल ने कि जायसी के श्रृंगार में, जायसी का जो श्रृंगार है उसमें मानसिक पक्ष ही प्रधान है, शारीरिक जो है वो गौण है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष ही प्रधान है, शारीरिक पक्ष जो है वो गौण है। क्लास भैया होगी है लंबी और मेरे पास इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी तो मैंने जो मेरी किताब में आने वाला है उतना तो अभी करवा ही नहीं रहा हूं। उतना तो करवा दूं तो शायद आप 2 दिन में क्लास देख पाओगे, 1 दिन में पूरी देख ही नहीं पाओगे, ठीक है। नागमती के वीर्य वर्णन में 12 मासा का विशेष स्थान है। नागमती के वीर्य वर्णन में 12 मासा का विशेष स्थान है। नागमती का जो वीर्य वर्णन है उसमें 12 मासा का विशेष स्थान है। हाड़ बहे सब कीगरी, नसे बहे सब तांती, रोम रोम से धुनी उठे, कहो विदा कही भांति भांति भांति। भैया कि हाड़ जो थे, जो हड्डियां हैं, क्योंकि वियोग के अंदर व्यक्ति क्या हो जाता है, हाड़ मांस का पिंजर रह जाता है। मांस तो होता है नहीं, हाड़ ही हाड़ का रह जाता, हाड़ हाड़ रह जाते हैं, क्योंकि खाता पीता कुछ है नहीं और खाने पीने के बिना चर्बी तो रहती है नहीं, ठीक है ना। तो नसे सब भय तांती, तांती मतलब तार के समान हो गए हैं, और रोम रोम से धुन उठ रही है, ठीक है ना। किसको, प्रिय को पुकारा जा रहा है, कहो विदा कही भांति। तो किगरी क्या है, हाड़ भय सब किगरी। किगरी क्या है, महाराष्ट्र का एक लोकवाद्य है, महाराष्ट्र का एक लोकवाद्य है। वो कह रहे किगरी हो गया, एक वाद्य यंत्र हो गया जो बज रहा है, हाड़ियां जो है वो हवाएं आने से बज रही है और प्रियतम को याद कर रही है। शील द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और जगत में अद्वितीय थी। ये तो कोई समस्या नहीं, पद्मावती तो अद्वितीय थी भैया, पद्मावती की तो क्या तुलना की जा सकती है। पद्मावती के पास एक हीरामन नामक तोता होता है जो एक बार जंगल में उड़ जाता है। मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे कहानी में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। उड़ जाता है, जिसे एक बहेलिया पकड़ लेता है, जो उसे एक ब्राह्मण को बेच देता है। ब्राह्मण उसे 1 लाख रुपए में राजा रतन सेन को बेच देता है। भैया ऐसे ही होता है कि जो चीज की वैल्यू समझ लेता है ना, ठीक है ना, जो जिस चीज की वैल्यू समझ लेता है पैसे उससे वही कमाता है, ठीक है ना। अब ये तोता उड़ गया, बहेलिये ने पकड़ लिया, बहेलिये ने ब्राह्मण को 5 रुपए में बेचा होगा, ठीक है, बहेलिये ने ब्राह्मण को 5 रुपए में बेचा होगा, लेकिन ब्राह्मण उस चीज की समझ गया और ब्राह्मण ने 1 लाख रुपए में आगे राजा को बेच दिया। तो ये कंडीशन आज भी वर्तमान में है। राजा रतन सेन को बेच देता है, राजा तोते को बहुत चाहने लगता है। एक दिन रानी नागमती तोते से अपनी सुंदरता के बारे में पूछती है, तो वह कहता है आप तो कुछ भी नहीं सुंदर, सुंदर तो पद्मावती है। रानी नागमती इस डर से कि कहीं है पद्मावती का वर्णन राजा से न कर दे, दासी को तोते को मारने को आदेश देती है। प्रेम, अथाह प्रेम था, लेकिन डर वहां भी बना हुआ है। कमाल है ना, क्योंकि सौंदर्य चीज ही ऐसी है, सौंदर्य के आगे बड़े बड़े मूर्छित हो जाते हैं। विश्वामित्र को आप जानते हैं, विश्वामित्र भी मूर्छित हो गए थे सौंदर्य के आगे, ठीक है ना। और मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है हम जानते ही हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भी कई बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं जो शिकार हो गए हैं सौंदर्य के। तो सौंदर्य जो है वो एक शिकारी है, ठीक है ना। वो शिकार खेलने निकलता है, कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आता है। दासी राजा के डर से उसे नहीं मारती। तोता पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन राजा से करता है, और तोतो ही मानना को नहीं भैया, तोतो तो राजा मरवा के छोड़ेगो। रतन सेन पद्मावती की खोज में घर से योगी वेश में निकल जाता है, साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। श्री पंचमी के दिन, कब, श्री पंचमी के दिन रतन सेन शिव मंदिर में पद्मावती से मिलते हैं। रतन सेन शियलगढ़ के राजा गंधर्व सेन द्वारा पकड़ा जाता है, क्योंकि पद्मावती कहती है कि तुम गढ़ में मिल ले आओ। रतन सेन गढ़ में मिलने जाता है, वहां गंधर्व सेन द्वारा पकड़ लिया जाता है। रतन सेन 16,000 योगियों में महादेव, हनुमान आदि से देवताओं की सहायता से गंधर्व सेन की सेना को हरा देता है और पद्मावती को लेकर चित्तौड़ आ जाता है, ठीक है ना। ये शॉर्ट में ये कहानी का ज्यादा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए आपके। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम से पंडित है। राघव चेतन अन्य पंडितों को नीचा दिखाने के लिए प्रतिपदा को द्वितीय कहकर यक्षिणी, एक विद्या होती है जिसके माध्यम से जादू किया जाता है, यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। मतलब प्रतिपदा को ही
ठीक है ना। द्वितीय को जैसे चंद्रमा निकला होता है, लेकिन उन्होंने प्रतिपदा को चंद्रमा दिखा दिया, बाकी को नीचे करें। उन्होंने कहा कि आज प्रतिपदा है, उन्होंने कहा कि आज द्वितीय है, उन्होंने कहा ऐसे कैसे आज द्वितीय है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ अगर आज द्वितीय है तो आज चंद्रमा निकलेगा, उन्होंने आज ही चंद्रमा निकाल दिया। बाद में राजा को पता चला कैसे किया, तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन राजा से बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से जा मिलता है और उससे पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण करता है, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सकता है। वो जाके भैया अलाउद्दीन खिलजी नांगड़ी लगा दे कि यार इतना मोटो राजा हो गए और रानी तेरे कने सुंदर है ही कोई नहीं। सारो मोटो राजा की प्रशंसा रानी से होती है, जिसकी जितनी सुंदर रानी वो उतना ही बड़ा राजा। अब अगर आपके पास रानी सुंदर नहीं है, रतन सेन के पास रानी सुंदर है, तो रतन सेन सबसे बड़ा राजा, आप सबसे छोटा राजा, ठीक है ना। ऐसे करके उसके उंगली लगा देता है। अलाउद्दीन को लगता है ले मैं पूरा सम्राट, दिल्ली का सम्राट, ठीक है ना, मुझे कौन मना कर सकता है। वो रतन सेन को संदेशा भेजता है और आखिर में उसके राख की हाथ लगती है। अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रतन सेन को पकड़ लेता है, क्योंकि राजस्थान वाले के वीर योद्धा रहे हैं, लड़न में तो सारों आगे रहे। पद्मावती जो जब यह समाचार मिला तो वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर छतरानी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार सहित 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक ले भेजे और उसको अलाउद्दीन खिलजी को यह संवाद भेजा कि पद्मावती अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। पालकी में छिपकर बैठे एक लोहार ने निकलकर रतन सेन की बेड़ियां काट दी। गोरा कुछ सिपाहियों के साथ सेना को रोकता है तथा बादल राजा को लेकर चित्तौड़ पहुंच जाता है। चित्तौड़ आने पर पद्मावती ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही। क्या भेजने की? दूती भेजने का मतलब यह कि शायद उसने दूती भी इसलिए भेजी होगी कि विवाह वगैरह के लिए पद्मावती को कुछ कहा होगा। तो जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा और लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। इसके अंदर ऐसा माना गया है इतिहास में। नागमती पद्मावती दोनों रतन सेन के साथ सती हो जाती है। वो पंक्ति है ना, स्त्री भई सब जोहर भई सब स्त्री, पुरुष भये संग्राम, अंतिम पंक्ति है ना, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने आपको पहले कह चुका है कि जिसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है ना। सारी बातें यहां आएगी। वहां जाने के बाद जब आप पेपर में बैठोगे ना और प्रश्नोत्तर करोगे तो आपको घर आके ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये पंक्तियां कहां से आई थी। आपको पता होगा कि हाँ मैंने पढ़ी है, मेरे नोट्स में ये उपलब्ध है। जायसी के रहस्यवादी कवि कहा जाता है। जायसी को रहस्यवादी कवि कहा जाता है। सूफियों को रहस्यवाद अद्वैतवाद भावना पर, सूफियों का जो रहस्यवाद है वो अद्वैत भावना पर आश्रित है। सूफियों का रहस्यवाद अद्वैत भावना पर आश्रित है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है। रहस्यवादी भक्त जो होता है वो परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है और उससे मिलन के लिए व्याकुल रहता है, उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। जिस प्रकार मेघ और समुद्र पानी में कोई भेद नहीं है, मेघ और समुद्र के पानी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार मेघ और समुद्र के पानी में कोई भेद नहीं है, उस प्रकार भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। फिर भी मेघ का पानी नदी का रूप धारण करके समुद्र के पानी में मिल जाने को आतुर रहता है। फिर भी मेघ का पानी नदी का रूप धारण करके समुद्र में मिल जाने को आतुर उसी प्रकार आत्मा जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके, ठीक है ना, और परमात्मा से मिल जाने के लिए व्याकुल रहता है। उसी श्रेणी की आतुरता भक्त में भी होती है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम कथानकों की प्रेमिका को भगवान का प्रतीक माना है। ये मैं बार बार बता ही चुका हूं कि सूफी कवियों ने अपने प्रेम कथानकों की प्रेमिका को, जो प्रेमिका है उसी को ही भगवान का प्रतीक माना है। और देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए हैं तो थोड़ा ढंग से बता ही दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी के पास है ना तो खोल कर देख लेना। इससे अधिक जायसी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कही है, और जो कही है वो मैं यहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। वस्तु वर्णन के प्रसंग में, वस्तु वर्णन की बात आती है के प्रसंग में कवि ने प्राय इस प्रकार के विशेष गुणों का प्रयोग किया है
जिससे प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत परोक्ष सत्ता का अर्थ भी पाठक के चित्त में अनायास उद्भासित हो सकता है। कि उन्होंने जो वर्णन किया है वो इस प्रकार से किया है, उन्होंने जो वर्णन किया है वो इस प्रकार से किया है कि जो वास्तविक सत्ता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत के भी दर्शन हमें हो जाते हैं। वो भी हमें ऐसे महसूस होता है कि कुछ अप्रस्तुत भी है। जैसे आत्मा परमात्मा नायक नायिका के साथ आत्मा परमात्मा हमें वो बताते नहीं, हमें स्वयं महसूस होता रहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे चलते चलते ऐसे लगने लग जाता है कि कहीं आत्मा परमात्मा की बात चलने लगी है। जैसे जब नाम आता है नायक नायिका का तब हमें पता चलता है अच्छा चल नहीं तो ये नायक नायिका की बात चल रही है। लेकिन जैसे ही उनका नाम हटता है तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा और परमात्मा की बात चल रही है। जैसे आत्मा, नायक जो है वो नायिका से मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। जैसे कि सियालगढ़ के वर्णन के प्रसंग में 9 पौरी और उसके बाद 10वें दरवाजे वाले नगर का संकेत। अब क्या है कि जब वर्णन आता है किसका, सियालगढ़ का, जो सियल द्वीप दिखाया गया है जिसे हृदय कहा गया है, सियल द्वीप जिसे हृदय कहा गया है, कि वर्णन के प्रसंग में 9 पौरी और उसके बाद 10वां दरवाजा, ठीक है ना, 9 पौड़ियों के बाद 10वां दरवाजे का जो वर्णन किया गया है वो पाठक को कहीं ना कहीं किसकी ओर संकेत करता है, 9 छिद्रों और 10वें ब्रह्मरंध्र शरीर की संकेत उपस्थित करता है। कि 9 छिद्रों के बाद छिद्र है ये, 9 छिद्रों के बाद 10वां जो ब्रह्मरंध्र होता है वहां का ये करता है कि वहां जाकर कुंडलिनी जागृत होती है और आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाती है। इसी को समासोक्ति पद्धति कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने भी इसको समासोक्ति कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये कहते हैं कि इसी को समासोक्ति कहते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रयोग किसने किया था, जायसी ने किया था। आचार्य शुक्ल ने भी पद्मावत को क्या कहा है, समासोक्ति कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस चीज को समासोक्ति कहते हैं जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का वर्णन उद्भासित हो, वहां समासोक्ति होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ज्यादा चिंता मत करो, बस थोड़ा ही रहा है, अब काम मुक्कन नालो ही है, डरने की लोड़ नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्मावत का कवि रूपक निर्वाह के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है। पद्मावत का जो कवि है वो रूपक निर्वाह के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है, वो लगातार उसका निर्वाह, गणपत चंद्रगुप्त जैसे लिखते हैं वो लगातार निर्वाह नहीं करता, कभी कभी वो छोड़ देता है, कभी पकड़ लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी पकड़ ले, तो प्रतिज्ञाबद्ध वो नहीं है। कई बार प्रसंग आने पर उसने जब लौकिक रूप के माध्यम से अलौकिक सौंदर्य की ओर इशारा किया, कई बार जब प्रसंग आने पर उसने लौकिक रूप के माध्यम से अलौकिक सौंदर्य की ओर इशारा किया है, तो ऐसे स्थलों में अप्रस्तुत इशारा ही प्रदान हो जाता है, अप्रस्तुत इशारा ही प्रदान हो जाता है। मतलब लगातार रूपक जो है वो नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि जब नायक नायिका का नाम आ रहा होता है तब तो प्रस्तुत चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनका नाम हटता है तो अप्रस्तुत, और अप्रस्तुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और पाठक को भी ऐसे ही लग रहा है जैसे नायक नायिका का वर्णन न होकर आत्मा परमात्मा का ही वर्णन चल रहा है और आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़फ रही है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वास्तव में ये काव्यगत दोष है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, रूपक तब चलना चाहिए। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने कहीं न कहीं लिखा है कि ये काव्यगत दोष नहीं है, मैं शायद लिख नहीं पाया कि ये काव्यगत दोष नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने इसी तरह से लिखा है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 स्थान पर कवि ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि 2 स्थान पर कवि ने पद्मावती के रूप का वर्णन किया है, ठीक है ना। एक तो हीरामन सुआ द्वारा चित्तौड़ के राजा रतन सेन से और राघव चेतन द्वारा दिल्ली में बादशाह अलाउद्दीन, दोनों से, दोनों जगहों पर वर्णन नक्श की प्रणाली पर किया गया है। नक्श की प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है ना, पद्मावती के सौंदर्य में, ठीक है ना। अंग प्रत्यंग के वर्णन के लिए सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अंग प्रत्यंग के वर्णन के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया है, कि पद्मावती के सौंदर्य के लिए किस अलंकार का वर्णन किया गया है, सादृश्य मूलक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पद्मावती के सौंदर्य वर्णन के लिए सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग 2 जगह पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। कहां कहां, एक जगह तो जहां जो तोता है वो किससे, हीरामन तोता किससे, रतन सेन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, और दूसरा राघव चेतन जो है अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। ये पद्मावती के कुछ पद हैं, पद्मावती के पद, सरवर तीर पद्मनी आई, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, देख लेना थोड़ा। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मल्यगिरी बासा, नागिन जांपी लई चिनु
पासा। शशि के शरण लीनु जनु रहा, ओ नई छटा परी जग जहा। भूली चकोर दिठी मुखलावा, मेघ छटा में चंद दिखावा। मेघ छटा में चंद दिखावा। सरवर तीर पद्मनी आई, बस इतना से याद रख लेना एक बार, ठीक है ना। इस पद में सरवर तीर पद्मनी आई, मेघ छटा में चंद दिखावा। फिर बरुनी का बरनो इमी बनी, सादे बान जानू दुई अनी। बरनी का बरनो इमी बनी, बस इतना याद रख लेना इस पद में। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम क्रोध आदि विकारों की व्यंजना की है। देखते हैं क्या की है काम क्रोध की व्यंजना, ठीक है ना। ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। बीच बीच नदी खोह और नारा, ठाई ठाव बैठ बट पारा। मतलब ये जो काम क्रोध वगैरह जो बाधा है उनके बारे में वर्णन किया गया। सिर्फ आपको ओही मिलान जो पहुंचे कोई, ओही मिलान जो पहुंचे कोई, ये इतना सा याद रख लेना थोड़ा सा। वैसे पढ़ोगे जितनी बार दूसरी चीजें पढ़ोगे उतनी बार इनको पढ़ लेना, कहीं ना कहीं वहां आपको आइडिया लग जाएगा। बैनी छोरी झार जो बारा, बैनी छोरी झार जो बारा, पताल हुई उजियारा। सर्ग है, ठीक है ना। बेनी छोरी झार जो बारा, पताल हुई उजियारा। अर्थात जब पद्मावती अपनी बेनी खोलकर केस झाड़ने लगी, अर्थात पद्मावती अपनी बेनी खोलकर केस झाड़ने लगी तो स्वर्ग और पताल जो है उद्भासित प्रकाशित हो उठते हैं। उनई घटा परी जग छाहा, उनई घटा परी जग छाहा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना भैया। बेनी छोरी जार जो बारा, स्वर्ग पताल हुई उजारा, स्वर्ग और पताल में उजारा हो गया। उनई घटा परी जग छा, यह रूप सारे संसार को छा और शीतलता देता है। उनई घटा परी जग छा। जायसी ने पद्मावती के इस रूप को पार्श रूप कहा है। जायसी ने पद्मावती के इस रूप को क्या कहा है? पार्श रूप की संज्ञा दी है कि जहां भी वो लगता है, जिसको भी वो स्पर्श करता है, उसके रूप की छाया जहां जहां पड़ती है वहां वहां सोना हो जाता है। होती परस भई लोना, धरती सर्ग भये सब सोना। होती परस भई लोना, धरती सर्ग भये अब सोना। अर्थात पद्मावती के पार्श रूप की एक झलक पड़ते ही पृथ्वी और आकाश सभी सोना हो गए हैं। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं गणपति चंद्र गुप्त? थक गया लागो भैया, ठीक है। ऐसे ही है, अब क्या बताऊं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के प्रतिकार्थों को के मारवाड़ी में कहावत है, पता क्या है वो, कभी फोड़ा और कभी घी घना और ऐसे कोई कहावत है। तो वही बात है कि कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा। पिछली काफ़ी क्लासें छोटी छोटी आई है तो आज फिर बड़ी क्लास आनी थी। आचार्य रामचंद्र क्या जैसे बोलते हैं ना, वो शांति के बाद तूफान, शांति जो होती है वो तूफान से, तूफान का प्रतीक होती है। पहले जो शांति होती है वैसे पता चलता है कि बाद में तूफान आने वाला है। तो जो पीछे छोटी छोटी क्लासें थी वो ये तय कर रही थी कि बड़ी क्लासें आने वाली है। अब इसके बाद एक नाटक की मैराथन भी लेकर आने वाला हूँ, तैयार हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के प्रतिकार्थों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें ऐसा रूप देने की चेष्टा की जिससे कि उस रूपक से भारतीय निर्गुण साधना के स्थान पर सूफी साधना की। यह देखो जी, गणपति चंद्र गुप्त जी पूरा मतलब लारा पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के प्रतिकार्थों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें ऐसा रूप देने की चेष्टा की कि जिससे कि उस रूपक से भारतीय निर्गुण साधना के स्थान पर, कि उसकी जो साधना थी वो भारतीय निर्गुण साधना थी, लेकिन तुलसी आचार्य शुक्ल ने ऐसा वर्णन किया कि जैसे सूफी साधना की व्यंजना हो उसके उससे। जायसी ने रतन सेन को मन का प्रतीक माना था, शुक्ल जी ने उसे आत्मा का प्रतीक बना दिया। जायसी ने रतन सेन को मन का प्रतीक माना था, शुक्ल जी ने उसे आत्मा का प्रतीक बना दिया। कवि के अनुसार पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि की प्रतीक थी, पद्मावती केवल सात्विक बुद्धि की प्रतीक थी, जबकि शुक्ल जी ने उसे परमात्मा की प्रतीक बना दिया। शुक्ल जी ने उसे परमात्मा के प्रतीक बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि रतन सेन पद्मावती अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद
रूपक आगे नहीं बढ़ पाता। सिर्फ आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करें तो वहां तक रूपक रुकता है, आगे जाता ही नहीं है। फिर लिखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, पद्मावती और कामायनी दोनों में ही साधक सात्विक बुद्धि या श्रद्धा की सहायता से बंधनों से मोक्ष अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। पद्मावती और कामायनी दोनों में ही साधक सात्विक बुद्धि या श्रद्धा की सहायता से बंधनों से, लौकिक बंधनों से, लौकिक बंधनों से मोक्ष या अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। अतः पद्मावत के रूपकत्व का संबंध सूफी मत से न होकर भारतीय साधना पद्धति से ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कामायनी में और किसमें, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कामायनी में और जयसी की पद्मावत में, दोनों में ही किसके माध्यम से, कि लौकिक पक्ष के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से ही, ठीक है ना, श्रद्धा के माध्यम से ही आनंद की प्राप्ति होती है दोनों में। अर्थात दोनों जो पद्धति है वो भारतीय पद्धति है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके प्रतीकों की जो वर्णन है वो गणपति चंद्र ने गुप्त ने किया भी है, दोनों का मिलान भी किया है कि उसके अंदर रतनसेन है, पद्मावत में रतनसेन और कामायनी में मनु, दोनों किसके प्रतीक है, मन के प्रतीक हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार ये सारा जो है ये गणपति चंद्र गुप्त का किया हुआ है कि पद्मावती जो है और उधर श्रद्धा है, दोनों किसकी है, सात्विक बुद्धि के प्रतीक है। ठीक है ना, उधर जो है नागमती है और उधर जो है ईड़ा है, दोनों किसका प्रतीक है, संसारिक बुद्धि का प्रतीक है। फिर इधर राघव चेतर है और किलात आकुली है, वो दोनों किसकी है, शैतान का प्रतीक है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारा जयसी पूरा हो गया है, बधाई हो आपको और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पर 63 771 24 802 पर मैसेज करें और इसी नंबर पर टेलीग्राम है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से टेलीग्राम है। आज जो मैंने पढ़ाया है उसकी PDF आपको रात को या शाम को बोल सकते हैं, शाम को 6 बजे ये क्लास आएगी और शाम को 6 बजे ही आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप साथ में PDF पढ़ते रहना और साथ में क्लास करते रहना। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।